अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ मौलाना और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं आबरूए सहाफ़त पाकिस्तान के सीनियर तरीन, मुस्तनद तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा भी सलाम, वालेकुम सलाम, और आपके सारे सुनने वालों, देखने वालों को भी मेरा सलाम प्लीज़। सर, पाकिस्तान में जो सियासी सूरत-ए-हाल है, उस पे तो बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने 2 रोज़ पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया है और आपने बराह रास्त चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को मुख़ातिब किया है। क्या जनरल आसिम मुनीर साहब की मतलब है कंसर्न क्वार्टर से कोई रिस्पांस आया है? पब्लिक की तरफ से तो भरपूर रिस्पांस है, पब्लिक तो आपके साथ है। लेकिन क्या उन्होंने उनके भी कोई कान पे कोई जूं-शूं रेंगी है, वहाँ से कोई आपको फीडबैक मिला हो कोई किसी किस्म का? सर मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो उन्होंने देखा भी होगा या सुना भी होगा, या किसी ने उनको इतनी हिम्मत भी होगी किसी में कि जाके उनको सुना दें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जी, वो पैगाम मैंने ये एक कोशिश कर रहा हूँ कि जी मैं टिकटॉक में वैसे तो नहीं जाता मैं, मगर ये कि हर रोज एक मैसेज किसी न किसी के लिए टिकटॉक पे 2 मिनट का मैं रिकॉर्ड कर दूँ, ताकि एक ठीक, रिकॉर्ड में रहे, ताकि एक बात लोगों के सामने आए, उसपे बात करें, लोग आगे चले। तो वो बिल्कुल। मैंने आसिम मुनीर साहब के लिए किया था कि जी आप ज़रा ये मैसेज सुन लें और देख लें। उनको किसी ने दिखाया-विखाया नहीं होगा, उनको वो अपनी दुनिया में अपने कोकून में जिसे कहते हैं, अपने वो घोंसले में कह लें या अपने वो बंद कमरे में रहते हैं ये लोग, उससे बाहर नहीं निकलते, और उनके अंदर जो खबरें आ रही होती है वो सिर्फ़ वो खबरें आती हैं जो उनकी मर्ज़ी की होती हैं, जो उन लोगों को पता है कि ये इनको अच्छी लगेंगी, कोई बुरी खबर नहीं आती है अंदर। ठीक, तो इसीलिए तो ये इनका हशर हुआ है कि ये इतने इन्होंने पूरे 2 साल कोकून में रहे, जी, और जब इलेक्शन की तारीख आई तो पता चला कि जी वहाँ तो पूरा का पूरा वो बसात ही उलट गई है। ये जी, इनको मैसेज था, ये उनको मैसेज मिल जाना चाहिए था, अभी तक इनको अकल आ जानी चाहिए थी कि जी हम अपने जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज, और फलानी आईएसआई ने, फलानी एमआई ने, फलाने ने ये कह दिया, वो कह दिया, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, ये सब देख के बड़े खुश, आज ये सब ठीक हो गया। और जब इलेक्शन हुआ और लोगों ने वोट दिए तो वो सारा का सारा साफ हो गया। जी, ये इनको पूछना चाहिए वो उन लोगों से, वो जो एमआई वाले, आईएसआई वाले, दूसरे वाले, के भाई ये आपने जो हमें रिपोर्टें दी थी वो क्या जाली थी या क्या थी, या क्या हुआ उसका? ये कर क्या कुछ रहे थे आप? हमें आपने मरवा दिया, पूरा पूरा का पूरा मुल्क जो है वो उधर खड़ा है हमारे खिलाफ, हमारे मुँह पे थप्पड़ पड़ गए, मुँह काला हो गया। जी। अब हम क्या करें? मगर अब फिर भी वही लगे हुए हैं। सर, आपका जो मैसेज था, वो तो आप यकजहती की बात कर रहे थे, कौमी यकजहती की कि पूरे पाकिस्तान को अगर आपने इकट्ठे रखना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। उसी तनाज़ुर में एक्स स्पीकर हमारे कौमी असेंबली के असद कैसर साहब इस वक़्त जो है मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मिल रहे हैं और कल उन्होंने क्वेटा में महमूद चकज़ई और अख्तर मेंगल वगैरह से मुलाकात की है और महमूद चकज़ई और अख्तर मेंगल का मशवरा ये था कि धांधली के मामले पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। आप क्या समझते हैं कि अगर एपीसी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या पेशावर किसी जगह होगी, तो उसका कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट हो सकेगा? देखिए धांधली तो हर एक जगह हुई है, ठीक है। और पॉलिटिक्स तो यही है कि आप जितने आपके लाइक माइंडेड लोग हैं, जितने आपके जो आपके साथ खड़े हैं लोग जो एक ही बात कर रहे हैं, वो सब मिल के बात करें, और ये एपीसी आप बिल्कुल बुला सकते हैं, इनको बुलाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पेशावर में बुलाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जैसे ही असेंबली पेशावर की बैठती है जी, और वहाँ पे ये लोग ओथ लेते हैं, और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ओथ लेता है, वो खुद इनवाइट करें कि जी आए, सब लोग आए। जी, पेशावर इनको एक स्ट्रॉन्ग सेफ हाउस जिसे कहते हैं, या जिनका अपना किला एक बन गया है, जी, तो पूरी तरह इन्होंने यूज करना है, पॉलिटिकली यूज करना है, कोई नेगेटिवली मैं नहीं कह रहा, पॉलिटिकली इनको यूज करना है, और करेंगे वो। जी, सब लोगों को, लीडरों को बुलाएं, बैठे वहां जब तकरीरें करें, बताएं अपनी अपनी बात, और इनको मैसेज पहुंचाएं। एक बात जी, मैं बता दूं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में से पाकिस्तान फौज में जी, कम से कम 40% नहीं तो 35, वन थर्ड जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं वो, और बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे, मैंने कोई फिगर देखा नहीं है, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ। हर एक आदमी
फौज में जाना चाहता है और बड़े-बड़े जनरल बने हैं, बड़े-बड़े वहाँ पे रहे। जी, वो सब खैबर पख्तूनख्वा के हैं, खैबर के लोग हैं, पठान हैं और अभी भी जी, बेशुमार हैं। और अब जी, इन्होंने ये कोशिश शुरू की है कि जी 300-400 को पंजाब ट्रांसफर कर दो, तो फलाने को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये इससे कुछ नहीं होता। जिस दिन ये फैसला हुआ कि जी खैबर पख्तूनख्वा वाले जो है ना, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी फौज को अ, पंजाबी फौज को फ्रंट के पठान फौज को हमारे खिलाफ यूज हो रहा है, वो लोग खड़े हो गए। पठान फौजी अफसर इतने बागैरत हैं कि वो कहेंगे जी हम नहीं खड़े होते आपके साथ, और ये हुँ, बहुत बड़ा इनके लिए एक डिबैकल होगा जी, उस सूरत में कि ये फौज डिवाइड हो जाएगी। खैबर के बाद उनके पास फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी पूरे मुल्क में है, उनके पास खैबर राइफल्स है, उनके पास पता नहीं वजीरिस्तान राइफल्स है, उनके पास पता नहीं क्या-क्या कौन-कौन से यूनिट्स हैं, कौन-कौन, वो सारे के सारे इधर आके खड़े हो जाएंगे कि जी ये आप करेंगे तो हम नहीं मानते। तो ये तो आप आर्मी का बेड़ा गर्क करने के लिए खड़े हुए हैं। आप अपने 2 टके की वो जो नौकरी के लिए आप पूरा, वो एक गाना मुझे याद आ रहा है कि तेरी 2 टके की नौकरी और मेरा पूरा सावन जाए। जी, बिल्कुल, वो वाला ये काम करने लगे। जी, तो ये इनको नहीं कर सकते, इनको रोकेगा कोई ना कोई जाके। इनको अली कुली खान जैसे जनरल्स बैठे हैं राइट, खैबर के, जी, और जनरल काकड़ साहब तो बलूचिस्तान के थे, लेकिन और बहुत सारे इस तरह के बैठे हैं जो कि इनको कहेंगे कि जी आप ये ना करें, फौज आपकी तबाह हो जाएगी, फौज तबाह हो गई तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा और किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये बहुत आसान काम नहीं है इतना करना, और ये बिल्कुल एपीसी बुलानी चाहिए। ये धांधली हुई है, सबके सामने हुई है, सब देख रहे हैं कि जी जो रात को 11 बजे जीत रहा था, वो सुबह 1 बजे 1 लाख वोट लेके कहाँ से आ गया भाई? और जी। वोटों की सारी हकीकत भी सामने आ रही है, वो कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये इतना बड़ा धांधला तो पहले कभी, और इतना ओपनली, यानी जिसे कहते हैं ना बेशर्मी बेगैरती के साथ कभी नहीं हुआ, और ये चलेगा भी नहीं। ये इन्होंने बिठा दिया है डंडे के जोर पे, लेकिन ये चलने वाला नहीं है ये काम। लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब ने तो अभी ओथ भी नहीं लिया, अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी उनका नहीं हुआ। अभी से उनकी टाँगें काँपना शुरू हो गई हैं और सुना है कि उन्होंने 10, 12, 14 सीटें और माँग ली हैं कि मुझे और दी जाएँ। उनको क्या? हौसला नहीं है कि मैं मुझे पूरे लोग वोट दे देंगे और मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा। और कल से अब नई धाँधली का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। जिस तरह अब्दुल रहमान कांजू लोंदरा में थे 154 एनए 154, वहाँ उन्होंने कंप्लेंट की तो राइट अवे इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग शुरू कर दी। जब पीटीआई वाला कोई बंदा कंप्लेंट करता है तो उसका इलेक्शन ट्रिब्यूनल को केस भेज देते हैं कि अगले 4 साल वो ट्रिब्यूनल के धक्के खाता रहे। मुस्लिम लीग नून का बंदा कंप्लेंट करता है तो फौरन रिकाउंटिंग होती है और रिकाउंटिंग के बाद वो बंदा जीत जाता है नून लीग का। अब ये सिलसिला 2 दिन से शुरू हुआ है। कल फिर 2 की काउंटिंग होनी है और वो भी नून लीग के बंदों की रिकाउंटिंग होनी है। पर वो तो ओपनली धांधली कर रहे हैं ना, इसमें कोई सरप्राइज की या परेशान होने की बात नहीं है। वो तो उन्होंने यही करना है, जब तक उनको तसल्ली नहीं हो जाएगी कि जी हमारी टांगे अब कांपना बंद हो गई है तो वो यही करते रहेंगे। और आप देख लें, मैंने एक ट्वीट भी किया था थोड़ी देर पहले कि जी ये कैसा इलेक्शन है? 8 तारीख को इलेक्शन हुआ है, 26 तारीख हो गई, 27 तारीख हो गई आज, रिजल्ट ही अभी तक नहीं आया। और रिजल्ट जो आया है तो वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि ये किसका रिजल्ट है। आपने सीटें ही नहीं, उनकी असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके पता ही नहीं है, वो मेंबर है नहीं है। खवातीन की जो मेंबर्स हैं वो पता नहीं है कौन है कौन नहीं है। ये आप चाहते हैं कि जी 10-15 ब्रिगेडियर जनरलों को लाके बिठा दें असेंबली में, इन्हीं इलेक्शन के थ्रू उनसे कह दें कि जी वो इलेक्शन गलत था, ये जनरल साहब इलेक्ट हुए हैं, इनको बिठा दें लाके यार, कि कोई एक साथ फिनिश करें, काम आगे चले। मगर ये सब धांधली धांधला जो है ना, ये सारा का सारा एक्सपोज हो गया है बिल्कुल। और अब इन लोगों को समझ नहीं आ रही, ये इतने जिसे कहते हैं शॉर्ट साइटेड लोग थे और हैं, कि इन्होंने कभी देखा ही नहीं कि जी ये भी हो सकता है। और इनको ये पता ही नहीं चला कि जी पूरा अवाम मुल्क के जो है ना हमारे खिलाफ एक मुंह पे थप्पड़ मार के पूरा का पूरा ये इलेक्शन ही ऐसी तैसी कर देंगे। तो वो तो हो गया, अब उसको डैमेज कंट्रोल कैसे करें और कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सब जो मर्जी कर ले, नहीं हो सकता। सर दिस ये जो शहबाज शरीफ साहब की टांगें काँपने के पीछे एक और भी हो सकती है वजह कि शायद उन्हें ये हो कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाने के फ़ौरन बाद ज़रदारी साहब जो है पैंतरा बदल सकते हैं।
इसलिए वो जरदारी साहब से आज़ादी चाहते हैं। वो कहते हैं मैक्सिमम सीटें मेरी अपनी हो जाएँ ताकि मैं जरदारी साहब की ब्लैकमेलिंग में ना हूँ कल तक। क्या उन्हें जरदारी साहब से खतरा है? जरदारी साहब की तो 50-60 के करीब सीटें हैं ना, वो 50-60 सीटें कहाँ से लाएंगे ये? सर दो चार एमक्यूएम है इनके पास, आज़ाद भी ला एमकेएम रहे हैं। भी तो एमकेएम तो कह रही है मुझे गवर्नर दो और मुझे 4 वजीर दो और मुझे ये दो, वो भी तो हिले हुए हैं ना, उनको भी समझ नहीं आई, उनको भी वो 18 सीटें मिल गई हैं। वो तो किसी ने कहा जी वो 17 पे लड़े थे, उनको 18 जीत गए वो तो बात है, अगर ऐसा इलेक्शन है तो वो 18 जीतने के बाद उनको यकीन नहीं आ रहा कि जी हम करें क्या, हम मांगे क्या, अब हम जाएं किधर। हम तो हार गए थे, 4-5 हजार 6 हजार वोट थे लोगों के, 50-50 हजार वोट थे, हम जीत गए। चलो जी, जीत गए तो अब हम करें क्या, हम किसकी तरफ देखें, कौन हमें ऑर्डर करेगा कि जी। और वो हमको हमेशा फौजी ऑर्डर करते हैं और फौजियों के नाम पे चलते हैं वो। जी, तो फौजी इनके साथ अगर रहेंगे तो एमकेएम इधर आ जाएगी, नहीं रहेंगे तो एमकेएम नहीं रहेगी। ये तो सीधी सीधी बात है। जरदारी साहब का मसला ये है कि वो जरदारी साहब की सीटें तो बहुत अहम है, जी, 50-60 सीटें, और वो कहते हैं कि जी हम आपकी हुकूमत में नहीं आते। उन्होंने अपने आप को पहले से ही अलग किया हुआ है कि जी हमने इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना, आपने जो कुछ करना है करें, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे जब तक आप खड़े, जब तक हम खड़े उसके बाद किसी दिन भी आपको नजर आएगा कि जी हम गायब हो गए। तो जी, ये इस तरह की सूरत हाल है इनकी हुकूमत की, ये चलने वाली कहाँ से, और अगर बन भी गई तो करेगी क्या, करने के लिए इनके पास है क्या, और किस तरह, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा, इनको सपोर्ट कहाँ से आएगी इनकी। आईएमएफ आईएमएफ वाले बेचारे वो इंतजार में बैठे हैं कि जी अब इमरान खान बताएं। साहब क्या कहते हैं उनको सर इमरान खान ने लेटर लिख दिया अभी या नहीं लिखा? आपकी क्या इत्तला है? सर मेरी इतना ये है कि अभी हम जब बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान में तो खैर 27 तारीख हो गई, आज 27 तारीख तो पाकिस्तान में हो गई होगी, जी, होगी। और 27 तारीख को आज किसी वक्त भी वो लेटर चला जाएगा। चला जाएगा। अभी और तक नहीं गया, अभी तक नहीं गया। होपफुली होपफुली कोई लेटर ऐसा नहीं होगा जिस तरह का खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इमरान खान बराह रास्त कह देंगे कि जी पैसे ना दें पाकिस्तान को, बल्कि वो सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं, पाकिस्तान में हुआ क्या है। वो ये नहीं कहेंगे पैसे देने थे, वो तो उनका फैसला है। वो जी, कहेंगे जी आपने जो हमसे आगे पहले बात की थी कि जी आप हमें सपोर्ट करें, और आप करते हैं नहीं करते, और उन्होंने आगे कहा था कि जी हाँ हम करते हैं, आप ये गारंटी दे दें कि जी इलेक्शन होगा और जी, साफ और शफाफ होगा। तो ये इस बात पे हो गई थी उनकी बातचीत, तो चले गए उन्होंने जाके पहला एग्रीमेंट कर लिया। अब वो उनसे पूछेंगे जी, कि भाई साहब बात ये है कि जी आपने ये कहा था साफ शफाफ होगा, आप कहते हैं कि साफ शफाफ है, तो हम मान लेते हैं अगर आप कहते हैं साफ शफाफ है, लेकिन अगर आप नहीं कहते तो फिर आप सोच लेंगे जी आपने जो हमसे वादा किया था वो हम क्या करें, आप हमें बता देंगे जी हम आप क्या करें। तो जी। ये मतलब है कि सर धांधली है, खुली धांधली है, ओपन धांधली है, मुंह पे उन्होंने दूसरों के कुछ नहीं मानते, सब अपनी अपनी मर्जी करनी है सब। जिसे कहते हैं ना, एक डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं होता। ये तो इन इन लोगों को सामने बिठा के, ये जो एजेंट टाउट के जो बैठे हैं, इनका नाम लेके इनके नाम पे ये डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। जी, और ये अगर सामने ना हो तो ये खुद इतनी हिम्मत नहीं है कि जी मिलिट्री खुद आके सामने ये कुछ कर सके। ये वो पीछे से बैठ के जो कर रहे हैं, ये इन इन लोगों का यूज कर रहे हैं इनको। और इनको पता नहीं, ये समझ रहे हैं मुझे मरियम साहिबा कह रही है मुझे वो मिल गई, मुझे पता नहीं वजारत आला मिल गया, रंजीत रंजीत सिंह की वो जानशीन बन गई है, पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या करेगी। सर मरियम नवाज ने 220 वोट लिए हैं। वहां हालांकि रिक्वायर्ड 180 186 थे, उन्होंने 220 लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर में जो फॉर्म 45 वाले एमपी हैं पीटीआई के, तकरीबन 90 सीटों पे वो कहते हैं हम फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं। उन्होंने अलग एक जगह अपना इजलास किया और वहां उन्होंने हलफ उठाया है। अगर वो फॉर्म 45 वाले 90 बंदे एमपीए इसी तरह फिरते रहे गली गली, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और जितने इंटरनेशनल इदारे हैं उनको दिखाते रहे कि ये देखें फॉर्म 45 हमारे पास है, हम जीते हुए हैं। 90 में से अगर 40 50 60 भी निकल गए तो मरियम की ये 220 वाली जो अक्सरियत है ये तो बिल्कुल रेत की दीवार साबित होगी। नहीं नहीं, मुझे जरा ये कैलकुलेशन में थोड़ा मैं कमजोर हूँ। 220 जो है उनमें वो 90 भी शामिल है, या उनमें से भी कुछ लोग शामिल है क्या?
नहीं, 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 90 वो हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो कहते हैं हमारे पास फॉर्म और 45 में हम ये जीते हुए हैं। ये 220 तो अलग है ना, ये तो अपने इकट्ठे रहेंगे ना, ये ये तो 220। इनके है ना, ये नून लीग के है ना सर 220, हाँ लेकिन इसमें से फॉर्म 47 वाले ज्यादा हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, ये आप अलग बात है कि वो 90 में से इनमें से कितने निकल जाएंगे ये जी, ये 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 तो अब ये देखिए जी, इन्होंने 45 और 47 इसमें फंसा दिया है। जी, क्रिकेट का वनडे मैच कर दिया है कि जी आखिरी बॉल पे चौका लगेगा या छक्का लगेगा या क्या होगा। ये काम चलने वाला किसी सूरत है नहीं। ये कर भी ले, और ये इलेक्शन कमीशन ने और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, मुझे तो उनका नाम लेते हुए गुस्सा आता है कि जी उनका नाम पता नहीं क्या, राजा भी है, सिकंदर भी है और सुल्तान भी है और पता नहीं क्या क्या है। वो अपने एक नाम के एक हिस्से के भी काबिल नहीं है। राजा भी नहीं है, सिकंदर भी नहीं है, सुल्तान भी नहीं है। वो तो एक ऐसे टाउट अपने आप को उन्होंने पेश किया है कि मैं जो कहेंगे मैं कर दूंगा, जमीन को आसमान, आसमान को जमीन, रात को दिन, दिन को रात में डिक्लेयर कर दूंगा। और मैं पता नहीं उनको क्या मिलेगा आखिर में, तो वो लोगों के यानी क्या कहना चाहिए, अब जहां जाएंगे उनको पीछे पीछे लोग उनके कहेंगे जी, जैसे इनके अब्बा को कहते हैं जी मरियम का अब्बा चोर है और फलाना चोर है, इस तरह की बातें होंगी। ये सब बातें इन्होंने, फौजियों ने, दो चार लोगों ने मिलके अपने लिए कर ली हैं। और जब तक ये कर सकते हैं कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर ये जब खत्म होगा तो ये सारे के सारे जमीन बोस हो जाएंगे और मुल्क से बाहर जाएंगे और किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सर आप हमारे फौजी मंसूबा साजों को दाद दें कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऐसा बनाया जो फॉर्म 45 और 47 की वजह से डिफेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर उसको बनाया महारानी को, वो भी फॉर्म 45 47 की वजह से डिफेक्टेड है। अब वो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को भी इसी तरह बनाना चाहते हैं। पीटीआई की खवातीन की नशिस्तें सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की रोक के, कल तक सदर भी जरदारी को वो इसी तरह बनाएंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें रोक के, ताकि उनके सर पे भी वो तलवार हैंगिंग स्वॉर्ड जो है लटकती रहे। तो प्लान प्लान तो फिर मिलिट्री वालों का कामयाब रहा ना, कि सबको सीटों पे बिठा देंगे, लेकिन हर बंदा हर वक्त ये यकीन दहानी कराता रहेगा कि मेरी सीट मजबूत है कि नहीं, नीचे से कुछ निकल ना जाए मेरी सीट से। सर ये मिलिट्री का प्लान कामयाब नहीं है, ये हमारे पॉलिटिशियंस की नाकामी है, उनकी बेगैरती है, बेशर्मी है, और उनमें जान नहीं है कि खड़े होके अपना अपने आप को कह सके कि जी अगर दो चार हैं जिन्होंने खड़े होकर कहा है कि जी मैं हार गया तो मैं हार गया। बिल्कुल, वो इनकी बैसाखियों पे आते हैं तो फिर इनकी बैसाखियों की जो डिमांड्स होंगी उन्हीं को पूरा करेंगे ना। और ये बिल्कुल, सारे बड़े-बड़े पार्टियां, बड़े-बड़े लीडर कुर्सियों पे बैठ के, इनका तो काम माल कमाना है, ये तो माल कमाते रहेंगे, वो खुश रहेंगे, मिलिट्री भी खुश रहेगी, ये भी। लेकिन जी अवाम का असर क्या होगा इस दौरान में, ये भी तो सोचें जरा। और अवाम ने जो 8 फरवरी को जो फैसला दिया है वो एक है, और उसके बाद जो अगला स्टेप है वो खाली वोट नहीं होगा, उसके साथ डंडा भी होगा, उसके साथ और भी बहुत कुछ होगा। वो आपको वोट नहीं देंगे, आपको थप्पड़ भी मारेंगे साथ साथ। तो ये अगला स्टेज है और ये बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये संभाल ही नहीं सकते किसी चीज को। सर एक और ये वारदात डाल रहे हैं कि अभी इन्होंने बाकायदा अखबार में एडवर्टाइज किया है कि नादरा में इन्हें रिटायर्ड आईएसआई और एमआई के रिटायर्ड आर्मी अफसरान चाहिए, और नादरा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये रिटायर्ड आर्मी अफसरान को हायर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वो आईएसआई और एमआई वालों को करना चाहते हैं। तो ये क्या लोगों की सांस तक बंद करना चाहते हैं? हालांकि नादरा तो एक डाटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उसने तो सिर्फ हमारे शनाख्ती कार्ड और फॉर्म पे और पासपोर्ट बनाने होते हैं, लेकिन क्या ये हमारे डाटा की बेस पे हमारे घरों तक और हमारी गर्दनों तक पहुंचेगी? ये चाहते क्या है हर जगह रिटायर्ड आर्मी अफसरान को भेज के? चाहते ये है कि जी इश्तिहार देने के हमारे पूरे पाकिस्तान में जितनी लड़की हैं उनके लिए रिटायर्ड आर्मी और रिटायर्ड फौजी शौहर चाहिए हमें बस। और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सब एक दो चार जो लोग बैठे हैं वो अपनी हवाई वो पतंगे उड़ाते रहते हैं और कहते हैं ये भी कर लो, ये कर लो, नादरा बिठा दो, नादरा को कंट्रोल कर लो, एयरपोर्ट को कंट्रोल कर लो, एफआईए को कंट्रोल कर लो, इसको कंट्रोल कर लो, ये सब हमारा ठीक हो जाएगा। वो सारा सारा जो 2 साल से इन्होंने किया था वो तो 8 फरवरी को हमें पता लग गया कि कितना ठीक हुआ है। अब जो कर रहे हैं इसका नतीजा मेरा ख्याल है 5-6 महीने में ये जो हुकूमतें चल रही हैं, जब ये गिरेंगी, जब इनके ऊपर थप्पड़ पड़ेंगे, जब इनका लोग निकलेंगे बाहर, जब आप कीमतें
200-200% और 400-400% बढ़ा देंगे, तो फिर ये फेस करेंगे, वो कहेंगे जी हमें क्या कहते हो, वो पीछे वालों को कहो, पीछे वाले तो पीछे छुपे बैठे हैं। तो फिर ऐसे ही सिचुएशन बनेगी कि ये सब एक दूसरे पर डाल के और भागेंगे। ये बड़ी खतरनाक यानी सोच है, एक दो चार लोगों की अपनी पर्सनल इंटरेस्ट में ये सारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कारण जब तक ये बैठे हैं, जब तक तो कर रहे हैं, उसके बाद जब ये उतरेंगे तो फिर देखेंगे। मैंने तो एक ट्वीट में लिखा था कि इनका हशर होगा वो निकोलाई चाउशेस्कू जो रोमानिया का था, जी बिल्कुल याद उसका है आप पढ़ लें कि उसका क्या हशर हुआ था, लोगों ने उसका क्या हशर किया था। बस बाकी छोड़ दें। काजी फायज ईसा साहब के बारे में सर आपका क्या ख्याल है? काजी साहब ने उन्हें बड़ी गुस्सा था धरना, फैजाबाद धरना पे, लेकिन नवंबर में वो फैजाबाद धरना कमीशन बना था, उसको जो ड्यू टाइम दिया था कमीशन को अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने का, वो टाइम में पहले वो 1 महीने की उन्होंने एक्सटेंशन ली, अब उन्होंने 3 हफ्ते की और एक्सटेंशन मांग ली। फैजाबाद धरना केस वहां का वहां पड़ा हुआ है, और काजी साहब अब जो है वो इमरान खान के और पीटीआई के लोगों को हराने के चक्कर में पड़ गए हैं, और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो वो इलेक्शन को हराने वराने क्या, वो तो भुट्टो साहब का केस लेके बैठे हुए हैं। वो तो 40-50 साल पहले के केस शुरू कर रहे हैं, और वो 4 महीने में मेरा ख्याल है वो 50 साल के जितने केस थे वो सारे, उनका ख्याल है कि वो सुबह शाम रोज रात को दिन को कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ ये पुराने केस ठीक करेंगे। आज के दिन जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को, हमारे सबसे बड़ा जो मुल्क को खतरा मौजूद है उसको वो नहीं देख रहे, उनको नजर ही नहीं आ रहा। जी और वो 50 साल पहले के इश्यूज को जी वो भुट्टो को सही लटकाया था या गलत लटकाया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क वो फैज ईसा साहब तो अब उन्होंने मेरा ख्याल है अपना जो टाइम था, जो उनको मौका मिला था, वो तो जाया कर दिया। उनको मौका मिला था कि 1 साल है उनके पास, 1 साल में अपना वो एक इमेज बना लें, अपना एक नाम बना लें, अपना एक लेगेसी बना लें, और वो बहुत सी चीजें जो खराब हो गई हैं या गलत हो गई हैं या वो ठीक करके चले जाएं। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो फौजियों के नीचे लग गए, बूटों के नीचे लग गए, अब वो वही कर रहे हैं जो, और उसके बाद इनको मिलेगा क्या? इनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिक्र नहीं करें, ये मुल्क में बाहर जहाँ फ्लैट फ्लैट खरीदे हैं, जहाँ भी जमीनें खरीदी हैं, वहीं जाके जाएंगे, और ये सारे वहीं जाके भागते हैं आखिर में। तो बहरहाल उनकी अपनी समझ है, सोच है, किस्मत है, जो भी वो करना चाहते हैं करें, लेकिन उनके पास 4-6 महीने ही रह गए, और 4-6 महीने में तो अभी कुछ नहीं होता। शायद वो एक्सटेंशन ले लें। दूसरी तरफ सर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने पहले तो कुछ नहीं किया, अब जाते जाते 1 हफ्ता रह गया उनका, 10 दिन, अब वो शायद अपनी खिफ्त मिटा रहे हैं, या वाकई आप समझते हैं उन्होंने उसूली स्टैंड लिया है असेंबली का इजलास ना बुला के? यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, असेंबली का इजलास आप कानून के तहत बुलाएं या गैर कानूनी तौर पे बुलाएं, कोई अगर पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। आपने 10 इलेक्शन जो थे, जो कानून के तहत एक डेडलाइन पे होने थे, वो नहीं हुए, किसने पूछ लिया? तो ये इजलास जो है, ये अगर होना है, और अगर नहीं होता तो दूसरे दिन हो जाता है किसी और के बुलाने पे, तो कौन पूछेगा? असल बात तो ये, जो चौकीदार जो है वो किसी चोर को पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, और वो जी सब बैठा हुआ है, खाने पीने में लगा हुआ है, और वो सब चोर आ रहे हैं जा रहे हैं, जो मर्जी है कर रहे हैं। तो फिर सारे काम होते रहेंगे। जब ये सिस्टम फिर उल्टेगा, या लोग निकलेंगे, या लोग इनको पकड़ेंगे, तब कोई पूछेगा कि जी ये क्यों हुआ था, ये क्यों हुआ था, बट इट विल बी टू लेट। मगर ये कि होगा ये जरूर। बहरहाल देखें कब सर, होता है। आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि हमने ये इस पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों रखा हुआ है? इस्लामी तो हम इतने हैं कि अगर कोई खातून अरबी रस्मुल खत में कोई ड्रेस पहन के आ जाए तो हम उसकी जान के दरपे हो जाते हैं, और जमहूरी हम जितने हैं वो हमने फॉर्म 45 में देख लिया। अगर इस्लामी भी नहीं है, जमहूरी भी नहीं है, तो हम इसका नाम फिर फौजिस्तान रख लें, कोई इस तरह का नाम रख लें? पाकिस्तान रखने की क्या जरूरत है सर हमें? सर नाम की बात आप कर रहे हैं, मैं अभी एक खबर देख रहा था आपसे बात करने से पहले। सऊदी अरब ने हमारे पाकिस्तान से जो एम्बेसडर साहब गए थे वहां पे, जी उनका नाम है अकबर जेब साहब। बिल्कुल। उनको उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हम आपको नहीं यहाँ रख सकते, जी और इनकार इसलिए किया है कि जी आपका नाम जो है ये अरबी में गलत है। अच्छा, अब अरबी में वो जो मैं रॉयटर खबर एक पढ़ रहा था, उसमें अरबी में क्या लिखा है, उन्होंने कहा जी ये अकबर तो खैर ठीक है, अकबर का मतलब है बड़ा, जी जेब का मतलब अरबी में बहुत
कोई गंदा लफ्ज है, जी। तो ये आपका नाम के साथ क्यों है ये? हम्म। तो अब उनको पता नहीं वो वापस आ जाएंगे कहीं और क्या होगा। मुझे एक और बात याद आ गई जो कि मैं कह दूं तरीके से, लेकिन वो है खतरनाक। मैं लीबिया में कुछ दिन रहा, जी। तो वहाँ पे हमारे हर दूसरा या तीसरा चौथा आदमी जो आता था गांव से या काम करने वाला, उसका नाम होता था नेक मोहम्मद। अच्छा। नेक मोहम्मद हमारे यहाँ बेशुमार लोगों का नाम है। नेक, नेक का मतलब है बड़ा पारसा, और जी। मोहम्मद। लिबियन अरबी में नेक का मतलब जो है ना, वो बिल्कुल ही कुछ और है। अच्छा। वो ये है नेक का मतलब जी आपको रेप करना है तो उसका मतलब है नेक। मसला अब बन आप गया वहाँ, इसलिए सारे कई नेक मोहम्मद लोगों को वापस। मैंने देखा कि जी वहाँ उनको रिजेक्ट किया गया कि जी आपके पासपोर्ट पे आपने ये क्या नाम रखा हुआ है, आप कोई नाम नहीं, गेट आउट। वो इसी तरह करते। वो ये हमारे यहाँ यही मसले अभी तक हल नहीं हुए। ये कि क्या हमें नाम रखना चाहिए, क्या सेंसिटिविटी है, किस मुल्क में भेज रहे हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, ये सारे हम बस अपने अपनी रविश में चले जाते हैं। अल्लाह मालिक है, जिसको तुक्का लग गया, नहीं लगा तो वापस आ गया। अब हमारे एम्बेसडर साहब जो है वापस आ गए। हो सकता है अकबर जेब साहब जो है अमेरिका आ जाए, तो अमेरिका में तो उनका ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। ओके। हम तो अरबी रस्मुल खत पे कोई लिखी हुई चीज जो है उस पे हम जो है बेपर जाते हैं, हम तो ऐसी कौम है। वो एक खातून ने कपड़ा वपड़ा पहन लिया था, पता नहीं क्या था उस पर लिखा हुआ कि जी उसको पकड़ के बंद कर दिया, और वो क्या इश्यू बन रहा है। तो ये इस तरह की चीजों में हम फंसे हुए हैं, जो असली चीजें हैं वो सब भूल गए सारा। चले सर, बहुत आपसे बात शुक्रिया सर, थैंक यू। जी हाँ, जरूर। नाज़रीन कराम, ये थे शाहीन साहब भाई साहब। थैंक यू सर। जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमारी कोई कल सीधी नहीं, हमें तो अपने अलिफ से लेकर ये तक तमाम उमूर में बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमें इसी तरह के धांधली ज़दा हुक्मरान मिलते रहे, तो शायद अभी वो सफ़र वो बहुत हमें आगे कठिन सफ़र तय करना पड़ेगा। वो मंज़िल अभी बहुत दूर है, क्योंकि जब तक जेन्युइनली इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सामने नहीं आएँगे, उस वक़्त तक ना हम इस्लामी होंगे, ना जमहूरी होंगे। इजाज़त चाहेंगे, इसके साथ ही अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।